हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों का जो बोर्ड का एग्ज़ाम 2 फरवरी से स्टार्ट है, जो फर्स्ट आपका बायोलॉजी का पेपर है, उसी को देखते हुए मैंने एक चैप्टर से लेकर 16 चैप्टर तक कुछ प्लान किया है कि आपको वैसा टॉपिक मैं पढ़ाऊँ, वैसा क्वेश्चन आपको मैं बताऊँ कि जो आपके बोर्ड में मौजूद रहे। और उम्मीद मानिए कि अगर आप लोग बढ़िया से जितना भी मैं टॉपिक आपको बताऊंगा, अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपका जितना भी सब्जेक्टिव रहेगा आपका एक भी छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक और बात, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर जो भी नए हैं या नहीं जुड़े हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में जनन। जीवों में जनन अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें, मतलब हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग का क्वेश्चन है द्विखंडन जनन क्या है, इसके दो उदाहरण दें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे द्विखंडन जनन। देखिए इसकी परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा इसका बहुत सिंपल परिभाषा लिखे हैं। जब जब जनक कोशिका विभाजित होकर, मान लीजिए एक पैरेंट सेल है, जब जनक कोशिका विभाजित होकर दो समान पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। मान लीजिए एक पैरेंट सेल है और डिवाइड हो जा रहा है, और डिवाइड होने के बाद दो समान मतलब दो समान या एक ही समान पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। दोनों जो पुत्री कोशिका होगा ना अपने जनक को हूबहू दिखाई देंगे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है, ध्यान दीजिए। अगला हम लोग का दूसरा प्रश्न है कि मुकुलन क्या है, इसके उपयुक्त उदाहरण दें। दूसरा प्रश्न है मुकुलन क्या है। तो देखिए इसका परिभाषा बहुत सिंपल भाषा में लिखे हैं। परिभाषा है कि मुकुल के द्वारा, यानी बर्ड के द्वारा नई संतति का बनना, ही क्या कहलाता है, बर्डिंग कहलाता है। मान लीजिए मुकुल है, उसके माध्यम से एक नए नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं या मुकुलन कहते हैं। जैसे में इसका बेस्ट एग्जांपल हाइड्रा और ईस्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है जी, इसका बेस्ट एग्जांपल हाइड्रा और ईस्ट को माना जाता है। आपको पता भी होना चाहिए कि ये आपके ऑब्जेक्टिव में हमेशा क्वेश्चन के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अगला क्वेश्चन के रूप में हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन के रूप में क्या है आपके, ध्यान दीजिए। तो अगला है कायिक जनन या कायिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसके उदाहरण सहित बताएं। तो सबसे पहले देखिए कायिक जनन की परिभाषा लिखे हैं कि जब किसी पौधे के पुष्प को छोड़कर, जब किसी पौधे के पुष्प को छोड़कर अन्य किसी भाग जिसमें जड़, तना, पत्ती एवं कली से नई संतति का निर्माण होता है। मान लीजिए एक पौधा है, उसमें जो पुष्प है ना, पुष्प को छोड़ दिया जाए, पुष्प को छोड़ दिया जाए, तो बाकी अन्य भाग जैसे में जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया एवं कली हो गया, इससे जब नए संतति का निर्माण होता है ना, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं या कायिक प्रबंधन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल की बात की जाए तो प्रकंद हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, कंद हो जाएगा, पुस्तरी हो जाएगा, etc। ठीक है, अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि बाह्य निषेचन क्या है, इसकी क्या हानि है। तो देखिए बाह्य निषेचन की बात की जाए तो इसका परिभाषा बता सकते हैं, जीव शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को। मान लीजिए कोई जीव है और उस जीव शरीर के कहाँ हो रहा है जी निषेचन, बाहर हो रहा है। कहाँ हो रहा है बाबू, बाहर हो रहा है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। और इसकी हानि की बात की जाए तो बाह्य निषेचन में जितने भी जीव होंगे उनकी जीवन काल निश्चित नहीं होगा, क्योंकि बाह्य निषेचन में जितने भी जीवन का जीव होते हैं उनका जीवन काल निश्चित नहीं होता है। क्योंकि मान लीजिए आने या पानी आया या किसी कोई जीव है वो जाते समय उसके पैर पड़ गया, तो उसी समय तो उस व्यक्ति की मौत, मतलब उस जीव की मौत हो जाएगी। उसके अलावा 2 नंबर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अभी आपको जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। और 2-3 क्वेश्चन है जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग और अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है अनिषेक जनन क्या है। कुछ जीवों का नाम लिखें जिसमें अनिषेक जनन होता है। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अनिषेक जनन का परिभाषा बताइए कि जब बिना निषेचन के ही जीव का उत्पत्ति हो जाता है। मान लीजिए कोई जीव है और बिना ही फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के ही उस जीव की उत्पत्ति हो जाती है या उत्पन्न हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे में इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मधुमक्खी हो जाएगा और क्या हो जाएगी, एफिड्स हो जाएगा। तो आप लोग इसका परिभाषा और इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
थोड़ा सा देखते हैं अंतर वाला, क्योंकि इस चैप्टर से कुछ अंतर आपके पूछता है 2 नंबर में, ठीक है। तो सबसे पहले अंतर है आप लोगों का सामने है अंडज या जीवज। अंडज या जीवित प्राणी में क्या अंतर है, या इसी को कहते हैं अंड प्रजक या सजीव प्रजक में क्या अंतर है। तो ध्यान दीजिए, अंडज यानी अंड प्रजक, तो इसमें पहला अंतर बताइएगा कि मादा अंड प्रदत्त होती है, यानी जो मादा होती है वो अपने बॉडी से जब भी प्रोड्यूस करेगी तो अंडे को प्रोड्यूस करेगी। इसमें बताइएगा मादा शिशु को जन्म देती है, यानी जीवित यानी इसकी बात की जाए, एक अंड प्रजक होता है, एक सजीव प्रजक होता है। तो जो सजीव प्रजक होता है वो जब भी अपने बॉडी से प्रोड्यूस करेगी तो शिशु को ही जन्म देगी, ठीक है। इसमें अंडज में बताया गया कि इसमें भ्रूण का विकास शरीर के बाहर होता है। अंड प्रजक में जितने भी जीव होते हैं उनका जो भ्रूण का विकास होता है ना, वो जीव शरीर के बाहर होता है, जैसे में पक्षी हो गया या सरीसृप हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए सजीव प्रजक में, तो बताइएगा इसमें भ्रूण का विकास शरीर के अंदर होता है, इसमें बाहर होता है, तो इसमें बाबू अंदर होता है, जैसे मानव हो गया, जानवर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक, और ये आपके 2 नंबर में पूछता है और 5 नंबर के दृष्टिकोण से भी पूछता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। लैंगिक और अलैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर होते हैं, ये 2 नंबर भी पूछता है और इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में यही पूछता है। तो देखिए लैंगिक में बताइएगा इसमें 2 विपरीत जीव भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में जब भी जीव भाग लेगा तो कितना 2 विपरीत जीव भाग लेंगे, अलैंगिक जनन में इसमें एक ही जीव भाग लेंगे। इसका उल्टा बताइएगा, ठीक है। दूसरा बताइएगा इनका जीवन विकसित होते हैं, यानी इनका जो जीव होता है ना, इनका जो जीव होता है वो क्या होता है, जीव विकसित होते हैं, और इसमें जो जीव होते हैं वो कम विकसित होते हैं। 3 नंबर बताइएगा इसका जीवन काल निश्चित होता है और इनका जीवन काल निश्चित नहीं होता है, ठीक है। 4 नंबर अगर बात की जाए तो 4 नंबर आप बताइएगा इसमें जनन अंग पाई जाती है। लैंगिक जनन में जितने भी जीव आते हैं उसमें जनन अंग पाई जाती है, और लैंगिक जनन में जितने भी जीव आते हैं उसमें जनन अंग नहीं पाई जाती है, ठीक है बाबू। 5 नंबर बताइएगा, 5 नंबर कि इनमें सोचने समझने की क्षमता होती है। लैंगिक जनन में जितने भी जीव आते हैं उनमें सोचने समझने की क्षमता होती है, जबकि अलैंगिक जनन में जितने भी जीव आते हैं उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। और लास्ट इसमें कहा आप लोग देख लीजिए, इसमें जीव अपने जनक के समान नहीं होते हैं। लैंगिक जनन में अपने जो जीव होगा ना वो अपने जनक के समान नहीं होते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में जितने भी जीव होते हैं अपने जनक हूबहू समान होते हैं, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। लैंगिक और अलैंगिक जनन में जब भी पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन में तो 5 अंतर पूछेगा, जिसमें से मैंने 6 बताया है। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फर्स्ट चैप्टर में से आप इस टॉपिक को देख लेते हैं तो इससे आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस हम लोग बाबू इतना रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।